दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको सीक्रेट घर जमाई कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज से प्लीज एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों तक इस कहानी को शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, आप लोग जो लाइक और शेयर और कमेंट करके हमें बहुत सारा प्यार देते हैं उससे हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारा और ज़्यादा मन करता है हम आपको और नई नई कहानियाँ जरूर सुनाएं। दोस्तों, किसी कारणवश हम लव हैकर कल नहीं सुना पाए। आज हमारी लव हैकर भी चल रही है। शाम को 6 बजे लव हैकर हमारी कहानी आती है और उससे पहले 5 बजे हमारी सुपर वुमन मानवी कहानी आती है। आप लोग उनको भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। जल्दी हमारी नई कहानी सुपर मिस्टर रोमियो एंड जूलियट भी शुरू होने वाली है, तो आप लोग उसे भी प्यार देना। चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 127, कहानी सीक्रेट घर जमाई। शुरू करते हैं कहानी मनदीप की आवाज में। कुछ ही देर के बाद राजीव वशिष्ठ और संदीप सिंगला ने अपने अपने आप पर काबू तो पा लिया था और पूरी तरह से वो गुस्से में आकर अपने चेहरे को उन्होंने हथेलियों में दबा लिया। दोनों ने समर को गाली देते हुए कहा, समर, तुम कमीने कुत्ते, तुमने हमारे चेहरे पर थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की। पब्लिकली थप्पड़ खाना उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक था और इतना कि वे अपने शिष्टाचार भी भूल गए थे। तभी समर ने ठंडी आंखों से तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मुझे गाली दी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। समर अपने दाहिने पैर से हवा में उछला और बिजली की तरह तेजी से गति से आगे बढ़ते हुए उसकी छाती पर बेरहमी से किक मार दी, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते। उनकी लात से वो उड़ गए। उनके शरीर जमीन पर जोर से गिर गए। उनके मुंह से खून की धार बह निकली। पराजित और वो दोनों के दोनों एक ही हमले से पराजित हो चुके थे। राजीव वशिष्ठ और संदीप सिंगला के चेहरे पर उनके रंग उड़ चुके थे और उनकी आंखें गहरी दहशत में भर गई थी। उन्हें समर को मारने के लिए 100 सबसे पावरफुल सैन्य ताकतों ने भेजा था। राजीव वशिष्ठ को वशिष्ठ परिवार के एल्डर ने और संदीप सिंगला को आयरन फिस्ट सेक्ट के आयरन मास्टर ने। लेकिन अब वो दोनों एक ही वार में हार चुके थे। आसपास के जासूस भी और अधिक जय आश्चर्य से भर चुके थे, मानो उन्होंने कोई असंभव बात देख ली हो। पराजित हाफ ग्रैंड मास्टर लिस्ट के मास्टर्स हार गए थे और वो भी एक ही वार में। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से ना देखा होता तो वो इस बात पर पूरी जिंदगी यकीन न कर पाते। समर बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो इस तरह से अपने ही किंगडम लेवल के बराबर वाले लोगों से अजय था। तभी समर ने दोनों आदमियों की तरफ देखते हुए हल्के से कहा, मैंने तुम दोनों से पहले कहा था कि तुम दोनों मेरे सामने कचरा हो। क्या क्या अब भी तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? मेरी नजर में तुम सिर्फ और सिर्फ कूड़ा ही हो। यह वही पल था जब समर को आखिरकार उसकी ताकत का एहसास हो चुका था। सभी तकनीक्स में महारत हासिल करने के बाद वो बहुत पावरफुल हो गया था और समान किंगडम में अजय था। समान किंगडम में दुश्मन उसकी सुरक्षा को अब बिल्कुल नहीं भेज सकते थे। समर ने अपनी रेड फायर तलवार और टोटम का तो इस्तेमाल भी नहीं किया था। उसने उन दोनों आदमियों को सिर्फ अपनी लाइफ एनर्जी और विशुद्ध पावर से ही हरा दिया था। अगर उसने उन खास तकनीकों का इस्तेमाल किया होता तो वो तो कब के मर चुके ही होते। तभी समर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम आसानी से मर सकते हो। उसके पूरे शरीर से एक खतरनाक किलिंग इंटेंट निकल रहा था। वो उन दोनों आदमियों की तरफ चल पड़ा। उसकी बात सुनकर दोनों आदमियों के चेहरे के भाव उड़ गए। उन्होंने सिर घुमाया और जोर से चिल्लाए, संजीव, संजीव गिल, हमारा साझा दुश्मन समर है। तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ और हमारी उसे मारने में मदद करो। वो जानते थे
कि वो दोनों अब समर का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने संजीव गिल से मदद मांगी। समर संजीव गिल उनसे ज्यादा पावरफुल था। संजीव गिल का शरीर तेजी से हिलता हुआ समर की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे कोई बवंडर सा आ रहा हो। समर से लड़ने के लिए उसने उन दोनों आदमियों से हाथ मिला लिया था, और जैसे ही वो हिला, स्काई फेट दानव किंग भी तेजी से समर की तरफ बढ़ गया था। स्काई फेट दानव किंग ने सम्मानपूर्वक कहा, यंग मास्टर, मुझे आपके लिए एक को तो संभालने दीजिए ना। समर ने स्काई फेट दानव किंग की तरफ देखा और हाथ हिलाते हुए कहा, तुम जा सकते हो। मेरे लिए कचरे के 2 टुकड़े और कचरे के 3 टुकड़ों में कोई खास अंतर नहीं है। आज मैं हाफ ग्रैंड मास्टर के 3 फाइटर्स के सामने उनको मार डालूंगा। उसकी बात सुनकर राजीव वशिष्ठ, संदीप सिंगला और संजीव गिल सभी गुस्से से आग बबूला हो गए थे। उन्होंने मन ही मन में सोच लिया था, कचरा, क्या उसने हमें अभी अभी कचरा कहा? हाफ ग्रैंड मास्टर की लिस्ट में शामिल फेमस मास्टर्स के रूप में तीनों आदमियों का समर ने सबके सामने बहुत ज्यादा अपमान कर दिया था, लेकिन वो लोग गुस्से से पागल हो गए थे। वो जहां भी गए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब उन्हें समर ने कचरा कह दिया था तो वो समझ चुके थे कि वे समर के लिए कहां पर स्टैंड करते हैं। हमला हो! तीनों आदमी गुस्से में दहाड़े। उनके शरीर से घातक एनर्जी निकल रही थी जो समर को मारने के लिए निर्देशित हो रही थी। राजीव वशिष्ठ की बवंडर पाम, संदीप सिंगला की आयरन फिस्ट, संजीव गिल की काला जादू वाली तकनीक, सभी ने समर पर जमकर हमला कर दिया। इन हमलों से हवा में धूल उड़ने लगी थी। जमीन से गंदगी उड़कर चारों दिशाओं में फैल गई। तीनों हमलावरों की संयुक्त पावर में अपार पावरफुल एनर्जी भर चुकी थी। समर के शरीर तक पहुंचने से पहले ही उनकी पावर ने एक भयावह दृश्य चारों तरफ उत्पन्न कर दिया था, मानो एकदम से भूकंप आ गया हो। आसपास की जमीन अंदर की तरफ धंस गई थी, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। आसपास के लोग जो अंदर तक हिल गए थे, लगातार पीछे हटते ही जा रहे थे। भीड़ में खड़े एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति ने तभी कहा, अरे अरे, उनके हमले तो बहुत पावरफुल है। इसकी तुलना ग्रैंड मास्टर के हमले से की जा सकती है। तभी पास में खड़ा लड़का उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो, संजीव गिल ने तो बड़े चाकू को हवा में भी चीर दिया। ये शायद ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच चुका है। पहले वाले ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई, अब तो समर खतरे में है। वो इन 3 ग्रैंड मास्टरों से तो नहीं बच सकता। आसपास के लोगों को इसमें कोई शक नहीं था कि तीनों आदमियों के संयुक्त हमले से समर के परिणाम को आशावादी नहीं कह सकते थे। वहीं 3 आदमियों के हमला का सामना करते हुए समर ने अपनी रेड फायर तलवार निकाल ली और उसने अपनी उसे छाती के आगे तान दिया। समर पत्थर की तरह ठंडा हो गया था और उसकी आंख किलिंग इंटेंट से भर चुकी थी। उसकी तलवार में लाइफ एनर्जी इकट्ठा हो रही थी। हथियार भिनभिनाने लगा, मानो ताजा खून की गंध से कुछ कह रहा हो। समर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, रेड फायर वेव! समर ने अपनी तलवार को हवा में घुमा दिया। इसका महत्व सार आगे की एक गेंद में बदल चुका था। गहरे समुद्र की लहरों की तरफ समर के दुश्मन उससे टकराए जैसे उसने अपने दुश्मन को मारने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल हमले का इस्तेमाल कर लिया था। राजीव वशिष्ठ अभी अभी झुंड के आगे था और वो समर के बिल्कुल करीब था। पलक झपकते ही समर ने तलवार से उसका सिर काट दिया। उसका सिर फट गया। चारों तरफ खून ही खून फैल गया। अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पहले राजीव वशिष्ठ की आंखों में अविश्वास के साथ साथ घबराहट भी थी। वो एक ही बात सोच रहा था कि यह समर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। राजीव वशिष्ठ ग्रैंड मास्टर लिस्ट की 81वें नंबर की रैंक होल्डर माना गया था और अब वो एक ही वार में मर चुका था।
राजीव वशिष्ठ के हमले से पहले उसकी मौत देखकर संदीप सिंगला और संजीव गिल बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सोचा था कि 3 लोगों की एक टीम समर को मार गिरा देगी, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनकी संयुक्त पावर अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर थी। समर का भौतिक शरीर न सिर्फ अजय फाइटर था, बल्कि वो तलवारबाजी में भी पारंगत हो चुका था। समर ने एक पल भी नहीं गवाया। राजीव वशिष्ठ का सिर काटने के बाद उसकी तलवार सीधी जाकर संदीप सिंगला के सिर पर जा गिरी। उसकी तलवार अपनी तरफ आता हुआ देखकर संदीप सिंगला डर के मारे जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, मैं आयरन फिस्ट सेक्ट का एल्डर हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे मास्टर तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। वो राजीव वशिष्ठ जितना ही पावरफुल था, और अब जब राजीव वशिष्ठ ही मारा गया था तो संदीप सिंगला बहुत डर गया था। आखिरकार राजीव वशिष्ठ का ताजा कटा हुआ सिर उसी के पास में जो पड़ा था, उसकी आंख खोली की खोली उसी को देख रही थी। समर ठंडी हंसी में हंसते हुए बोला, भले ही आयरन फिस्ट सेक्ट का मास्टर मुझे ढूंढने आए या ना आए, मैं जाकर उसे ढूंढ लूंगा। उसने मेरे पीछे किलर्स को भेजने की हिम्मत की, उसे मारकर इसका अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। इसके बाद समर ने संदीप सिंगला को और अधिक बोलने का कोई मौका नहीं दिया, सीधे सीधे उसका सिर काट दिया। वो वहीं पर पड़ा रहा और व्यर्थ ही मर गया। चारों तरफ खून ही खून बह निकला था। राजीव वशिष्ठ की तरह संदीप सिंगला की आंखों में भी भय के साथ साथ थोड़ा अफसोस था। संदीप सिंगला हाफ ग्रैंड मास्टर लिस्ट के 80वें फाइटर, और वो दूर समर को मारने के लिए 3 फाइटर्स में से 2 उसकी अब तलवार के वार से मारे जा चुके थे। राजीव वशिष्ठ और संदीप सिंगला की भयानक मौत को देखकर संजीव गिल का चेहरा नाटकीय रूप से बदल चुका था। सामने खड़ा युवक तो बहुत भयानक है, और वो निश्चित रूप से अब तक का सबसे भयानक आदमी था जो उसने देखा था। संजीव गिल ने अचानक भागने के लिए अपना चेहरा पूरी तरह से घुमा दिया। उसे इस भयानक युवक से अब किसी भी तरह से बचकर भागना ही था। लेकिन तभी समर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, चूंकि तुम यहां आ गए हो तो मुझे अपनी जान भी तो लेने दो, ऐसे तुम यहां से भाग नहीं पाओगे। यह कहते हुए समर ने खुद को हवा में उछाल लिया। उसने दाहिने पैर से छलांग लगाई और 1 मीटर ऊंची रैक को धूल में कुचल दिया। पलक झपकते ही संजीव गिल के वो सामने पहुंच चुका था। क्या अविश्वसनीय स्पीड थी! संजीव गिल घबरा गया था। सामने वाले युवक ने न केवल अविश्वसनीय ताकत दिखाई थी, बल्कि उसकी स्पीड भी बहुत तेज थी। संजीव गिल का चेहरा ये देखकर काला पड़ गया। उसने समर की तरफ देखते हुए पूछा, समर, मैं मुंबई के गिल परिवार का सदस्य हूं। क्या क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम इतनी आसानी से गिल परिवार से बच पाओगे? उसकी बात सुनकर समर फिर ठंडी हंसी हंसा और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग मुझे मारने के लिए आए हो, और मैं इतने दूर नहीं आया हूं कि फिर तुम मुझे ऐसे कैसे धमका सकते हो? संजीव गिल ने एक बार और उसको धमकाने की कोशिश की और कहा, समर, जरा सोचो, गिल परिवार का ग्रैंड मास्टर किंगडम का फाइटर है। वो मुझसे अंततः बहुत गुना ज्यादा ताकतवर है। तुम उससे बच नहीं पाओगे। समर ने उसकी तरफ देखते हुए ठंडे अंदाज में पूछा, हो, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? संजीव गिल हल्के से मुस्कुराया और उसने समर को धमकाना जारी रखते हुए कहा, हाँ, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे मास्टर तुम्हें जरूर मार देंगे। एक हाफ ग्रैंड मास्टर के रूप में तुम उनसे मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाओगे। समर ने संजीव गिल की धमकियों का करारा जवाब तलवार के एक ही वार में उसका सिर काट कर दे दिया। तुरंत कई मीटर ऊंचा वह हवा में उड़ गया और हर जगह खून उगल ही रहा था। हाफ ग्रैंड मास्टर लिस्ट के 79वें मास्टर संजीव गिल का भी निधन हो चुका था। मरे संजीव गिल को देखते हुए समर का चेहरा ठंडा था और उसने क्रूरता से कहा, मुझ पर धमकियां काम नहीं करती हैं। समर समझ गया था
कि अगर उसने संजीव गिल को छोड़ भी दिया तो गिल परिवार फिर भी उसके पीछे तो पड़ेगा ही। दोनों के बीच में पहले से ही नफरत पैदा हो चुकी थी, क्योंकि नफरत को खत्म करना असंभव था, इसलिए समर केवल संजीव गिल को मार ही सकता था। गिल परिवार की सेनाओं को वो खत्म कर सकता था। समर लीग के 10 किलोमीटर के एरिया में पूरा इलाका पूरी तरह से सन्नाटे में डूब चुका था। समर गिल के सदस्य और आसपास के जासूस बहुत ही गहरी खामोशी में डूब गए थे। इस बार किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सब लोग समर को पूरी स्तब्ध, यहां तक कि भयभीत होकर भी देख रहे थे। ओह, बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल, ये इंसान तो बहुत पावरफुल है। सब चुपचाप मन ही मन में चिल्ला रहे थे। उन्होंने इतना पावरफुल युवक पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जिन लोगों ने समर को संदेह से देखा था वो अब डर से कांप रहे थे। उनके चेहरे भी पीले पड़ गए थे। उन्हें डर था कि समर उन्हें पीछे अगर पड़ गया तो 10 मिनट की खामोशी के बाद वो सभी के सभी मारे जाएंगे। थोड़ी ही देर में एक लड़के ने डर भरे स्वर में कहा, अरे अरे, उसने हाफ ग्रैंड मास्टर लिस्ट के 3 फाइटर्स को मार डाला। यार समर तो ये वास्तव में शैतान है। उसके पास खड़े लड़के ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ 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 भाई, अपनी ताकत के साथ तो समर निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर की लिस्ट में नंबर 1 मास्टर की पोजीशन पा सकता है। सबसे युवा होने का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए। पहले वाले लड़के ने धीरे से जवाब दिया, अरे मार्शल आर्ट की दुनिया बदलने वाली है। उसने एंशिएंट मार्शल आर्ट सेक्ट के परिवार के बहुत से लोगों को मारकर आसमान में छेद कर दिया है। कुछ लोग समर को प्रशंसा से देख रहे थे, कुछ उससे डर भी रहे थे। आसपास के लोग एक दूसरे से बातें करने लगे थे। आसपास का इलाका आवाजों से भर गया था। हालांकि कुछ लोग उससे नाराज थे। वो लोग तीनों मरे हुए फाइटर से जुड़े हुए थे। समर, चाहे वे प्रशंसा करते हों और उससे नफरत, या एक बात निर्विवाद थी कि समर अविश्वसनीय रूप से पावरफुल तो था ही, संभवतः हाफ ग्रैंड मास्टर की लिस्ट में उसका स्थान होता। हर कोई जानता था कि आज के दिन समर मार्शल वर्ल्ड में एक बेजोड़ पावर बन गया है। एक बार शांत हुई वर्ल्ड को फिर से उसने जगा दिया है। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में फाइट शायद आज से ही शुरू हुई थी। माइटी गॉड समर फादर, माइटी गॉड फादर समर, माइटी गॉड फादर समर। समर लीग के सभी सदस्य समर लीग में उसके विला के एंट्री गेट को पूरी तरह से घेर कर खड़े हुए थे और जोर जोर से जयकारे के नारे लगा रहे थे। उनकी आवाज प्रशंसा से भरी हुई थी। कुछ तो घुटनों के बल बैठकर समर के सामने झुक भी गए थे। समर एक बार फिर समर लीग का आइडियल बन गया था। वो उनका देवता बन चुका था। ब्रह्मास्त्र की तरह से वो अजय था। और जब तीनों हाफ ग्रैंड मास्टर पहली बार समर लीग में पहुंचे थे तो समर लीग के मेंबर्स को लगा था कि आज उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी। तीनों के लोग वो बहुत पावरफुल थे। वह एक पैर से चट्टान को चूर चूर कर सकते थे। एक ही वार में एक ऊंचे पेड़ को टुकड़ों में काट सकते थे। उन्होंने पहले ही कभी इतने पावरफुल फाइटर्स नहीं देखे थे। उनकी ताकत भी उनकी कल्पना से परे थी। हालांकि समर उन तीनों पुरुषों से अधिक ज्यादा पावरफुल था। जयकारों की आवाजें सुनकर समर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वे सभी उसके फॉलोअर्स थे और उनकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी थी। तभी समर ने आसपास के एंशिएंट मार्शल जासूसों को तरफ देखकर दहाड़ते हुए कहा, मैं मैं समर अपने सभी दुश्मनों को समर लीग पर फाइट करने के लिए इनवाइट करता हूं। मैं यहां सबसे फाइट करूंगा। मैं दुनिया से मुकाबला करूंगा। अगर है किसी में हिम्मत तो यहां समर लीग में आकर मेरा सामना करे। उसकी आवाज गूंज रही थी। उसकी आवाज बहुत तेज थी और कई किलोमीटर के एरिया में फैलकर सभी को सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर सभी को अहंकारी उसको समझने लगे। भीड़ में खड़े एक लड़के ने धीरे से कहा, अहंकार समर, ये अहंकार है। तुम बहुत घमंडी हो। उसने सिर्फ 3 ग्रैंड मास्टर को हराया और वह अब खुद को अजय समझ रहा है। उसके पास खड़े लड़के ने हाँ में सिर हिलाते हुए सहमति में जवाब दिया, हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम।
वो दुनिया के एक्सपर्ट फाइटर से मुकाबला करना चाहता है। क्या उसे डर नहीं लग रहा कि वो किसी असली ग्रैंड मास्टर फाइटर के हाथों मारा भी जा सकता है? पहले वाले आदमी ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, निश्चित रूप से। वो बहुत ज्यादा घमंडी है। यहाँ आज तक किसी को ऐसे पूरी दुनिया को चैलेंज करने का किसी ने साहस नहीं किया। दूसरे व्यक्ति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, खैर, अगर कोई ग्रैंड मास्टर यहाँ आ गया तो निश्चित रूप से उस समर को हरा देगा। अभी कुछ देर पहले ही जासूसों ने समर की तारीफ कर दी थी, जोर से जयकारे भी लगाए थे, और अब वो ओवर कॉन्फिडेंस में उसी का मजाक उड़ा रहे थे। उनके लिए उस पर शक करना स्वाभाविक था, क्योंकि वो हाफ ग्रैंड मास्टर किंगडम के 81वें फाइटर्स में से सबसे कमजोर फाइटर को मार पाया था। लिस्ट में सभी बाकी लोग राजीव वशिष्ठ और उससे भी ज्यादा ताकतवर थे। उदाहरण के लिए अभय को ले लीजिए। वो एक ऐसा युवक था और वो साल के भीतर ही सत्ता में आ गया था। सबसे पावरफुल तलवार एम्परर ग्रैंड मास्टर भी बन चुका था। उसने तलवार एम्परर के साथ इस किंगडम में प्रवेश किया था। 138 हाई हेवन फाइटर्स को उसने परास्त भी कर दिया था। उसने ग्रैंड मास्टर लिस्ट के बेहतर फाइटर्स को भी परास्त किया था, जिससे वो उस लिस्ट में टॉप 10 में आ चुका था। इतना ही नहीं, और वो बहुत यंग भी था, उम्र में समर के लगभग बराबर, लगभग 20 साल का। इतनी कम उम्र में इतनी रेपुटेशन हासिल करने के कारण अभय निश्चित रूप से यंग जनरेशन का एक आइडियल बन चुका था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपनी अविश्वसनीय तलवार तकनीक और एबिलिटीज के साथ अभय अगला तलवार किंग बन सकता है। 15 साल पहले जितेंद्र बलराज इंडिया का तलवार किंग था। वो दुनिया का अब तक का सबसे महान तलवारबाज था, जिसे एकमात्र तलवार किंग की उपाधि प्राप्त थी। हालांकि अब वो गायब हो चुका था और इसीलिए मार्शल आर्ट वर्ल्ड में आने वाली जनरेशन अगले तलवार किंग के रूप में अभय को ही देख रही थी। हालांकि अभय ने कम उम्र में ही महानता हासिल कर ली थी, अपनी ताकत को दुनिया के साथ हिला के रख दिया था, फिर भी उसने बाकी दुनिया को चैलेंज देने की हिम्मत नहीं की। लेकिन समर ने यह कर दिखाया था। अगर उसके अहंकार की पूर्ति नहीं होती तो उसके इरादे ये क्या थे? दूसरों को अपने बारे में बातें करता हुआ सुनकर समर बिना किसी परेशानी के मुस्कुराया। हो सकता है कि समर चिंतित ना हो, लेकिन स्काई फैट दानव किंग जरूर डर गया था। एक एंशिएंट ग्रैंड मास्टर फाइटर होने के नाते वो ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के फाइटर्स की अविश्वसनीय ताकतों से वाकिफ था। इसीलिए स्काई फैट दानव किंग ने निश्चित होते हुए समर से कहा, यंग मास्टर, ग्रैंड मास्टर किंगडम में 10 फीट के भीतर शरीर की स्पीड को कंट्रोल करने की पावर होती है। वो बिना कोई निशान छोड़े भी अपने दुश्मन को मार सकते हैं। आपके शब्दों ने शायद बाकी दुनिया को नाराज कर दिया है। स्काई फैट दानव किंग समर की महान ताकत और उसके समान किंगडम अजेता एबिलिटी के बारे में अच्छे से जानता था, लेकिन समर अभी भी केवल एक हाफ ग्रैंड मास्टर ही था। उसके ऊपर ग्रैंड मास्टर किंगडम में अभी फर्स्ट, मिड, टॉप और एक्सपर्ट लेवल के फाइटर्स भी थे, और ये सभी फाइटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे। समर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, स्काई फैट दानव किंग, इस समय मेरे कई दुश्मन हैं। आयरन फेस सेक्ट के सेक्ट लीडर, गिल परिवार के हेड, वशिष्ठ परिवार के एल्डर, इसके अलावा कोरिया का ताइक्वांडो परिवार, टाइगर महाद्वीप का क्रोकोडाइल परिवार, पवित्र सिंहासन, स्काई गॉड अलायंस, जापान के निंजा भी। क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे जिंदा छोड़ देंगे? मेरे पास ड्रैगन का खून है। देर सवेर इन खजानों पर मेरे कब्जे की खबर मेरे सभी दुश्मनों तक फैल जाएगी। उस समय तक अनगिनत मार्शल आर्ट फाइटर मुझे मारने और इन खजानों को चुराने की कोशिश करेंगे। वे सभी महान ताकतें भी आएंगी। क्या होगा अगर वे मेरी जान कियारा के पीछे पड़ गई? तब मैं क्या करूंगा? मैं उसकी रक्षा के लिए हमेशा उसके साथ तो नहीं रह सकता ना। इसलिए मुझे पूरी दुनिया को चैलेंज करना ही था। मुझे अपने दुश्मनों को समर लीग की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसकी रक्षा करने का एकमात्र यही तरीका है। और यह देखना आसान था कि उसने अहंकार या घमंड से नहीं, बल्कि कियारा के प्रति अपने गहरे प्रेम के कारण सभी को चैलेंज किया था। समर अपने सभी मार्शल आर्ट दुश्मनों का
ध्यान समर लीग की तरफ आकर्षित करना चाहता था। इस तरह वे इंदौर को इग्नोर कर देते और कियारा सुरक्षित रहेगी। समर ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल पर मौजूद फाइटर्स की अविश्वसनीय ताकत से तो पूरी तरह जानकार था। टाइगर कॉन्टिनेंट के चर्च में लाल लबादे वाले कार्डिनल ने उसके शरीर को गतिहीन कर दिया था। अगर तलवार किंग जतेंद्र बजाज वहां पर ना आते तो वह टाइगर कॉन्टिनेंट में ही मर चुका होता। लेकिन ग्रैंड मास्टर के इसी ज्ञान और अपने दुश्मन की ताकतों के इसी बोध ने उसे दुनिया को चैलेंज करने के लिए प्रेरित कर दिया था। उसे न केवल कियारा की बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड्स और दोस्तों की भी रक्षा करनी थी। उसे पायल, एलिस, प्राची देसाई, जिया शेखावत और बाकी सभी की भी सेफ्टी की बड़ी जरूरत थी। स्काई फैट दानव किंग ने आह भरते हुए कहा, यंग मास्टर, अगर कियारा को पता चला कि उसके लिए आप दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं तो वो शायद जरूर आपको मदद और माफ कर दे। उसका दिल भी भारी था। उसे एहसास हो गया था कि उसके यंग मास्टर ने इसलिए दुनिया को चैलेंज किया क्योंकि वो अपनी पत्नी कियारा को बचा रहा था। इंदौर के सभी खतरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। जहां कियारा आराम कर रही थी, स्काई फैट दानव किंग ने मन ही मन में खुश होते हुए सोचा कि समर के कितने प्यारे भरे इरादे हैं। समर ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, "हं, स्काई फैट दानव किंग, प्लीज कियारा को इसके बारे में कुछ मत बताना यार। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी चिंता करे। जब तक वो सुरक्षित रूप से इस शहर में रह रही है, मैं वैसे भी बहुत खुश हूं। समर के शब्दों को सुनकर स्काई फैट दानव किंग की अभिव्यक्ति और भी ज्यादा जटिल हो गई। उसके यंग मास्टर कियारा के लिए बहुत सी कुर्बानी दे रहे थे। सभी को समर की हरकतें घमंडी और अहंकारी लग रही थी। वे उसे मौत की इच्छा रखने वाला व्यक्ति समझते थे। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वह उसके सारे काम कियारा की सिक्योरिटी के लिए थे। प्यार अंधा होता है क्योंकि ये आवेगपूर्ण होता है और कुछ लोग प्यार के लिए जान भी दे देते हैं। लेकिन समर ने दुनिया से लड़ने का फैसला कर लिया था। स्काई फैट दानव किंग ने मन ही मन में समर की तारीफ करते हुए सोचा, प्यार के लिए तेजी होना वाक्यांश उसके लिए यंग मास्टर समर जैसे व्यक्ति के लिए ही बनाया गया था। तभी बख्तावर समर के सामने आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो समर के शब्दों से स्पष्ट रूप से भयभीत था। उसने थोड़ा चिंता भरे स्वर में समर से पूछा, गॉडफादर समर, क्या आप वाकई में समर लीग में बाकी दुनिया के लोगों से लड़ने वाले हैं? हाँ बख्तावर, मानता था कि समर बहुत पावरफुल है, लेकिन इंडिया दुबके हुए टाइगर, छिपे हुए ड्रैगन से भरा हुआ था। वहां बादलों की तरह बहुत सारे फाइटर्स थे, बारिश की तरह घने। यहां तक कि 15 साल पहले के तलवार किंग जतेंद्र बजाज ने भी दुनिया को चैलेंज करने की तो हिम्मत बिल्कुल नहीं की थी। समर ये पहला इंसान था। उसकी बात सुनकर उसको डर के मारे कांपता देखकर समर ने हल्के से कहा, बख्तावर, अगर तुम्हें डर है तो तुम समर लीग को छोड़ सकते हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। समर को अपने कामों के खतरनाक परिणामों का पूरा अंदाजा था। उसका अहंकार उसके लिए अनगिनत दुश्मन पैदा करने वाला था, उसकी कल्पना से भी ज्यादा। बख्तावर का डरना भी जायज था, बल्कि अगर वो न डरता तो ये बात अजीब भी होती। समर को उसे छोड़ने के लिए कहना सुनकर बख्तावर ने दृढ़ता से चिल्लाते हुए कहा, गॉडफादर समर, ये बख्तावर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा पूरा जीवन गॉडफादर समर के लिए समर्पित है। अगर मैं मर भी गया तो मेरी आत्मा भी आपकी ही होगी। बख्तावर जानता था समर का वो बहुत ऋणी है। अगर उसका मास्टर ना होता तो इंदौर की दूसरी अंडरवर्ल्ड गैंग्स के हाथों कब का मारा चुका हो। बहुत समय पहले बख्तावर के हिसाब से समर न केवल उसका भगवान था बल्कि उसका रक्षक भी था। अगर समर उसे किसी बिल्डिंग से कूदने के लिए भी कहता तो बिना किसी हिचकिचाहट के ही कूद जाता। वहीं बख्तावर की बातें सुनकर समर भी भावुक हो गया था और उसने अपने छोटे भाई के बारे में ही सही सोचा था। समर ने जोर देने पर वो नहीं गया। समर ने बख्तावर के कंधों को थपथपाते हुए कहा, बख्तावर, मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक मैं जीवित हूं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और समर लीग के बाकी मेंबर्स को भी मेरे होते कुछ नहीं होगा। इस समय समर का दिल दृढ़ संकल्प से भर गया था।
वो एक भारी बोझ भी उठा रहा था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसे न केवल कियारा अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्तों की रक्षा करनी है, बल्कि उसे अपने फॉलोअर समर लीग के लोगों की भी रक्षा करनी है। दोस्तों जल्दी जल्दी से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट बिल्कुल कर दीजिए, तभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए करिए करिए, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। वाह, बहुत अच्छा दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहें। समर ने दुनिया को चैलेंज करने का फैसला कर लिया था, लेकिन बख्तावर को इसके खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। वहीं बख्तावर के रुकने के फैसले ने समर के दिल को अपार कृतज्ञता से भी भर दिया था। समर राजीव वशिष्ठ, संदीप सिंगला और संजीव गिल को लाशों के सामने से गुजर गया। उसने उसके शरीर को तलाशी लेनी शुरू की। थोड़ी देर बाद उसे 3 फाइटिंग तकनीकों की किताबें भी मिल गई। ये सभी मार्शल आर्ट तकनीक की पुस्तकें ग्रैंड मास्टर लेवल की मार्शल आर्ट तकनीकें थी। सभी बहुत पावरफुल थी। दुर्भाग्य से तीनों व्यक्ति इन तकनीकों को असभ्य में अभ्यास में सफल नहीं हो पाए थे, अन्यथा समर के एक ही वार में वो मारे न जाते। किताबें हाथ में लेकर समर को एक विचार आया। वो अपने आसपास के लोगों को एंशिएंट मार्शल आर्ट सिखाएगा, और यही उसके आसपास के लोगों की सुरक्षा करने का एकमात्र तरीका था। यही उसे पावरफुल दुश्मनों को हराने का भी तरीका था। हाँ, समर वाकई ताकतवर था, लेकिन उसके दुश्मन उससे भी ज्यादा ताकतवर थे। और हालांकि आज उसने 3 फाइटर्स को तो हरा दिया था, लेकिन अगर दर्जनों और सैकड़ों होते तो क्या होता। समर डरता तो नहीं था, लेकिन उसके आसपास के लोगों का क्या होगा। समर ने एक पल सोचने के बाद स्काई फैट दानव किंग से कहा, स्काई फैट दानव किंग, मैं सभी को एंशिएंट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करवाने के बारे में सोच रहा हूं। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? स्काई फैट दानव किंग ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, यंग मास्टर, एंशिएंट मार्शल आर्ट तकनीक की प्रैक्टिस के लिए इंसान के अंदर स्वाभाविक प्रतिभा होनी चाहिए। हर किसी में ये एबिलिटीज नहीं होती। समर ने उसकी बात को समझने की कोशिश की और पूछा, स्काई फैट दानव किंग, क्या तुम ये कह सकते हो कि हर कोई एंशिएंट मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता? स्काई फैट दानव किंग ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, एंशिएंट मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए प्राकृतिक प्रतिभा और एक ठोस आधार की आवश्यकता होती है। कम से कम व्यक्ति को शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो कोई समस्या नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हर कोई इसकी प्रैक्टिस करे, और सिर्फ हमारे आसपास के ही लोग, जिसमें शैडो ग्रुप टीम, बख्तावर और कुछ लोग शामिल हैं, वो सभी शारीरिक रूप से हेल्दी भी हैं। समर की बात सुनकर स्काई फैट दानव किंग ने सिर हिलाकर समर को आगे बढ़ने की सहमति दे दी। शैडो ग्रुप के सभी सदस्य ट्रिपल एस लेवल के फाइटर थे, और इसलिए उनके लिए एंशिएंट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना आसान था। जहां तक बख्तावर की बात है, उसे भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलना ही चाहिए था, क्योंकि वो भी फिट था। लेकिन बाकी भाई तो बिल्कुल नहीं थे। उनमें से तो एक प्राकृतिक आभा भी नहीं रखते थे, दूसरे शारीरिक रूप से फिट भी नहीं थे। समर ने बख्तावर को अपनी तरफ बुलाया और कहा, बख्तावर, तुम बहुत टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूं, तुम इसकी प्रैक्टिस करो। ये कहते हुए उसने एक तकनीक की किताब बख्तावर को दे दी, लेकिन बख्तावर ने आगे से मना करते हुए कहा, गॉडफादर समर, ये तो ग्रैंड मास्टर लेवल की मार्शल आर्ट तकनीक है। मैं नहीं ले सकता इसे। हालांकि वो वास्तव में किताब तो चाहता था, फिर भी उसने ना में अपना सिर हिला दिया। बख्तावर अब एंशिएंट मार्शल आर्ट के बारे में कुछ कुछ जानता था। उसने समर की बातचीत सुनकर एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर्स की दुनिया के बारे में कुछ जान लिया था। वो जानता था कि ये दुनिया उससे भी कहीं बड़ी है, जिसे वो जानता है, और उससे भी कहीं ज्यादा इंडिया में पर्दे के पीछे छुपी हुई ताकतें भी हैं। एंशिएंट फाइट वर्ल्ड में उसकी नॉलेज के कारण बख्तावर को यह भी पता था कि मार्शल आर्ट तकनीकों की प्रैक्टिस आखिर होती क्या है। यह केवल ग्रैंड मास्टर किंगडम के फाइटर्स द्वारा ही किए जाने वाला काम था। और ग्रैंड मास्टर क्या होता है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो व्यक्ति जिसने किसी खास तकनीक में महारत हासिल कर ली हो
और अपने चरम पर पहुंच गया हो। पूरे इंडिया की आबादी अरबों में है। केवल 81 लोग ही ग्रैंड मास्टर कहलाने के लायक हैं, जो इस उपाधि की दुर्लभता को दर्शाता है। इस दुर्लभता के साथ साथ ग्रैंड मास्टर लेवल की तकनीकी पुस्तकों की संख्या भी 100 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं हो सकती। समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के बख्तावर के हाथों में किताब को थमाते हुए कहा, बख्तावर, जैसा कि मैंने पहले कहा है, अगर तुम मेरा अनुकरण करते हो, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। उसकी बात सुनकर बख्तावर ने कृतज्ञता में घुटने टेके और कहा, थैंक यू गॉड फादर समर। बख्तावर को साफ साफ पता था कि समर ने न सिर्फ उसे ग्रैंड मास्टर लेवल की तकनीक की किताब दी, बल्कि एंशियंट मार्शल आर्ट दुनिया का दरवाजा भी उसके लिए खोल दिया था। उसका भविष्य और ज्यादा उज्जवल होने ही वाला था। समर ने बख्तावर को खड़े होने का इशारा किया, अपना सिर घुमाया और स्काई फैट दानव किंग की तरफ देखते हुए कहा, स्काई फैट दानव किंग, अगले कुछ समय के लिए समर लीग के ऑफिस पर ही रुको। तुम से दो काम करवाने हैं। पहला, बख्तावर को उसके मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के देना, और दूसरा, दुश्मनों से रक्षा करना। अगर कोई मुझे चैलेंज देने के लिए आए तो तुम मेरे आने तक उसको संभाल सकते हो। स्काई फैट दानव किंग ने सम्मान पूर्वक कहा, जी यंग मास्टर। वो समर के इस फैसले से पूरी तरह से अवगत था। समर हमेशा के लिए समर लीग पर नहीं रह सकता था, लेकिन उसके दुश्मन तो यहाँ अब आने ही वाले थे। उसे ढूंढ निकालेंगे और इसलिए स्काई फैट दानव किंग को रुकना ही यहाँ पड़ेगा। समर लीग में अपने कामकाज निपटाने के बाद समर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। हालांकि जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसका स्वागत अफरा तफरी से हुआ था। हॉस्पिटल के सामने बहुत से लोग जमा हो गए थे। उनकी आवाजें बहुत तेज थी, इसलिए समर बहुत चिढ़ गया था, क्योंकि तेज शोर ने निश्चित रूप से कियारा की नींद में तो खलल डाला ही होगा। समर ने स्पष्ट रूप से चिढ़कर वहां खड़े राकेश सिंघई के पास जाते हुए कहा, राकेश सिंघई, क्या हुआ है यहाँ? समर को आता देखकर मानो राकेश सिंघई को अपना रक्षक मिल गया हो। उसने जल्दी से सिचुएशन के बारे में समझाते हुए कहा, समर, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ आ गए हो। क्या तुमने सिटी हॉस्पिटल में सुमीर को पीटा था? समर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने समीर को पीटा था, लेकिन इसका इन लोगों से क्या संबंध है? उसकी बात सुनकर राकेश ने भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने इस भीड़ के लीडर को नहीं देखा? वो अधेड़ उम्र की महिला, वो सुमेर की माँ है। वो इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की डायरेक्टर की पत्नी है और वो हॉस्पिटल से मांग कर रही है कि हम तुम्हें उसे सौंप दें। उसकी बात सुनकर ठंडी हंसी हंसी हंसा और उसने हंसते हुए कहा, ये तो अजीब है। उसके बेटे ने कियारा को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। मैंने तो बाहर बस उसे पीटा ही, और अब वो मुझसे ही पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। समर को सुमेर ने सिर्फ नफरत ही थी। सुमेर ने इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर के बेटे होने के नाते अपने अनुभवों का इस्तेमाल गलत तरीके से समर को परेशान करने के लिए किया था। उसकी पिटाई तो होनी ही चाहिए थी। और सुमेर की माँ तो और भी बुरी थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल में आकर वो यहाँ हंगामा करे। समर अराजक भीड़ की तरफ बढ़ गया। भीड़ में दर्जनों लोग खड़े थे। सभी सिटी हॉस्पिटल से थे। उनका नेतृत्व एक अधेड़ उम्र की महिला कर रही थी। 40 के आसपास की उम्र होने के बावजूद भी यह अधेड़ उम्र की महिला काफी खूबसूरत थी। वो साफ तौर पर अपना ख्याल रखती थी, क्योंकि उसका आकर्षण बरकरार रही और अब उसका चेहरा चिकना और गोरा कोमल भी था। अधेड़ उम्र की उस महिला ने कम से कम दसियों हजार रुपए के कपड़े महंगे पहने थे। उसके हाथों में एक हर्मेस का पैकेट भी था, कलाई पर लाखों की एक महंगी घड़ी। दरअसल उसने किसी अमीर महिला की तरह कपड़े पहने हुए थे। उस महिला का नाम सुहाना था और वो नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर बिलाल अहमद की पत्नी थी और सुमेर की माँ भी थी, और वो समर से बदला लेने आई थी। तभी हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़ी सुहाना चिल्लाई, समर, हॉस्पिटल से बाहर निकलो। उसकी आवाज बहुत तेज थी और हॉस्पिटल में सभी ने उसे सुना, जिसमें कियारा भी शामिल थी। कियारा ने हॉस्पिटल के लेवल पर लेटे हुए अपने बाहें सिक्योड़ते हुए पूछा,
माँ, क्या हो रहा है बाहर? अलिश्का ने खिड़की से हॉस्पिटल के निचले मंजिल की तरफ देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि एक डेढ़ उम्र की महिला समर को ढूंढ रही है। अपनी माँ की बात सुनकर कियारा एक पल के लिए चुप हो गई और फिर बोली, माँ, प्लीज नीचे जाकर उस औरत को वहां से हटा दो। लेकिन अलिश्का ने थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में कहा, कियारा, समर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, फिर तुम उसकी मदद क्यों करना चाहती हो? कियारा ने हल्के से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, माँ, ये मेरे और समर के बीच की बात है। दूसरे लोग मेरे पति को गाली तो नहीं दे सकते ना। उसकी बात सुनकर अलिश्का ने आह भरते हुए कहा, ओह, तो तुम ये कह रही हो कि तुम समर से नफरत करती हो, लेकिन अपने दिल में तुम अब भी उससे प्यार करती हो। वरना तुम दूसरों पर गुस्सा क्यों करती जब वे उसे कोसते हैं? ये कहने के बाद वो नीचे जाने के लिए मुड़ गई। कियारा अपनी माँ को जाते हुए देख रही थी। उसका चेहरा जटिल भावनाओं से भरा हुआ था और वो पायल के साथ समर की लव रिलेशन के कारण उसे नफरत करती थी, लेकिन उसके दिल में उसके लिए प्यार और नफरत का मिला जुला भाव था। सिर्फ वही थी जिसे अपने पति को डांटने का हक था, किसी और को बिल्कुल नहीं। कियारा स्ट्रेचर पर लेटी थी और कहीं जा नहीं सकती थी। अगर वो जा पाती तो सबसे पहले जाकर उस औरत को पीटती। तभी मिस्ट्री ने अचानक से पास आते हुए कहा, कियारा दीदी, मास्टर वास्तव में आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कियारा की चिप्पी ने उसे चिंतित कर दिया। कियारा जब घर से भागी थी तो मिस्ट्री ने समर को चिंता से खून की उल्टियां भी करते देखा था। उसने उसे ढूंढने के लिए पूरे इंदौर में अपना प्रभाव भी झोंक दिया था। पायल के बारे में मिस्ट्री ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी और वो पायल को जानती भी नहीं थी। दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब भी नहीं थी। एलिस पायल के करीब थी। उसकी बात सुनकर कियारा ने झुंझुलाते हुए कहा, मिस्ट्री, कुछ बातें समझाना और समझना मुश्किल होता है। अगर समर तुम्हारे साथ सोया होता तो मुझे इतना गुस्सा भी नहीं आता। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती कि उसने उस चुड़ैल पायल के साथ ऐसा किया। उसके होठ थोड़े मुड़े हुए थे। कियारा समझते थे कि लड़कों को शारीरिक जरूरतें होती हैं। इतने लंबे समय से शादीशुदा होने के बावजूद वह समर के साथ सोई तक नहीं। इस वजह से वो किसी औरत की बाहों में चला गया। अगर समर मिष्टी या प्राची के साथ भी सोया होता तो कियारा उसे स्वीकार कर लेती, लेकिन वह पायल को कभी भी स्वीकार बिल्कुल नहीं कर सकती थी। कियारा और पायल जन्मजात दुश्मन थे। वो पायल को पसंद बिल्कुल नहीं करती थी। कियारा उसे पसंद नहीं करती थी, पायल उसे पसंद नहीं करती थी। एक दूसरे से दोनों नफरत करती थी। दूसरे एक की वो नफरत से दुश्मनी भी बन गई थी। मिष्टी तभी चुप हो गई। आखिरकार यह समर और कियारा के बीच का मामला था और एक बाहरी होने के नाते उसे समझ आ रहा था कि उसे बीच में बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए। वहीं अलिस्का हॉस्पिटल के कमरे से निकलकर हॉस्पिटल के एंट्री गेट पर पहुंच गई। उसने ठंडे स्वर में सुहाना के सामने जाते हुए पूछा, ए लड़ी, आपको क्या परेशानी है? आप हॉस्पिटल पर क्यों चिल्ला रही हैं? अलिस्का की आलोचना सुनकर सुहाना क्रोधित हो गई। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम जानती भी हो मैं हूं कौन? मैं नेशनल मेडिकल एसोसिएशन डायरेक्टर की पत्नी हूं। समर ने मेरे बेटे सुमेर को मारा। उसे बाहर आकर मुझसे माफी मांगने के लिए कहो। उसकी बात सुनकर अलिस्का ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, समर एक अच्छा आदमी है, वो किसी निर्दोष को नहीं मारता। अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकालता तो समर उसे बिल्कुल नहीं पीटता। लेकिन सुहाना ने घमंड से कहा, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम उस कमीने की सास हो। चुपचाप उसे बाहर आने के लिए कहो। अलिस्का ने डरावनी आवाज में कहा, समर यहां नहीं है। मेरी बेटी हॉस्पिटल में आराम कर रही है और प्लीज यहां से चले जाओ। उसे डिस्टर्ब मत करो। वो अपने सामने खड़ी अधेड़ उम्र की उस औरत से स्पष्ट रूप से नफरत करती थी। अलिस्का की भी कियारा जैसी ही सोच थी। समर की सास होने के नाते वो उस हाल में गलियों के निराश थी, लेकिन समर अभी भी उसका दामाद था। वो उस व्यक्ति से चिढ़ गई थी जिसने उसके दामाद को डांटने की हिम्मत की। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लोग सुहाना की हैसियत से डरते थे, लेकिन अलिस्का बिल्कुल भी नहीं। अगर वो समर के लिए लड़ नहीं पाएगी तो वो कैसी सास होगी? वहीं समर अभी भी उस अधेड़ उम्र की महिला के पास पहुंचा। अपनी सास अलिस्का को अपने तरफ बोलता हुआ सुनकर उसका दिल अचानक गर्माहट से भर गया था। सच्ची भावनाएं विपत्ति के समय ही प्रकट होती हैं,
उस पर जब संकट आया तो उसे एहसास हुआ कि सब उसका कितना ख्याल रखते हैं। जरा सोचिए, हॉस्पिटल में इतने सारे लोग थे लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं आया था। तभी सुहाना ने व्यंग करते हुए कहा, तुम समर की सास हो, जाहिर है तुम तो उसकी तरफ बोलोगी। क्योंकि समर बहाना आने के लिए डर रहा है, इसलिए मुझे तुम्हें ही सबक सिखाना पड़ेगा। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया, अलिस्का के चेहरे पर वार कर दिया। दोनों बहुत पास खड़े थे। अलिस्का को सुहाना का थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी रही और अपनी तरफ उस हाथ को देखकर स्तब्ध रह गई। आसपास के लोग भी उत्सुकता से देख रहे थे, क्योंकि कोई भी देख सकता था कि अगले ही पल सुहाना का हाथ अलिस्का के चेहरे पर पड़ेगा। तभी समर अपनी जगह से आगे बढ़ गया, तुरंत अलिस्का के सामने पहुंच गया। उसने सुहाना का हाथ पकड़ लिया और उसे ऐसे रोक लिया जैसे कोई स्टील का क्लैंप हो। सुहाना तुरंत गुस्से में आई और दर्द से चीखी, तुम तुम कौन हो? मेरा हाथ छोड़ो। उसके बात सुनकर समर ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, मैं ही हूं वो समर जिसे तुम ढूंढ रही हो। क्या तुम इतनी अंधी हो कि तुम मुझे पहचान नहीं पाई? समर द्वारा उसे अंधी कहे जाने पर सुहाना के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी आंखें अब और गुस्से से भर गई थी। उसने समर को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ समर से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अपना हाथ नहीं छुड़वा पाई, जिससे वो और भी अधिक गुस्से में हो गई थी। सुहाना ने समर को कोसते हुए कहा, समर, तुम कमीने, मेरा हाथ छोड़ो। बोलने से ही उसके थूक हर जगह उड़ गई थी। एक आकर्षक महिला सुंदर कपड़े सार्वजनिक रूप से गालियां दे रही थी। यह निश्चित रूप से एक बुरी बात थी, लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ भी कहे। तभी समर ने अपना हाथ बढ़ाकर सुहाना के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस तमाचे से उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया, मानो कोई पकी हुई लाल भाप की रोटी हो। क्योंकि सुहाना एक साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं थी, इसलिए समर ने अपनी ताकत पर लगाम लगाई और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो कोई मार्शल आर्ट फाइटर होती जो समर को गालियां दे रही होती, तो अब तक समर उसे घूंसे से ही उसका शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देता। समर को सुहाना को थप्पड़ मारता देखकर आसपास के लोगों ने आपस में चर्चाएं शुरू कर दी थी। एक लड़के ने तभी धीरे से कहा, अरे, ये समर तो वास्तव में हिंसक है। वो सुहाना के चेहरे पर वार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसके पास खड़े लड़के ने धीरे से कहा, हाँ हाँ, सुहाना नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की पत्नी है और वो एक डॉक्टर भी है, तो कैसे ये समर कर सकता है? उसके बाद सुनकर पहले वाले लड़के ने सिर हिलाकर कहा, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा अहंकारी बन रहा है। इस बार तो उसका अंत होगा। उसने सुहाना को नाराज कर दिया, वो जेल जाएगा। दूसरे लड़के ने थोड़े दया भाव से कहा, ओह, बेचारी सुहाना, उसे देखो, उसका सुंदर सा चेहरा तो सुअर के जैसा हो गया है। आसपास के लोग बातें कर रहे थे। कुछ लोग इस स्थिति से स्तब्ध थे कि जबकि उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो समर के अहंकार से दंग रह गए थे कि वो किसी को थप्पड़ मार देता है, चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो। वो सुहाना के वर्तमान व्यवहार से भी बड़े मजाक उड़ा रहे थे। उसकी हालात बिल्कुल खराब थी। उसका चेहरा खास तौर पर अब बड़ा बदसूरत हो गया था। वहीं सुहाना ने महसूस किया कि उसका चेहरा दर्द से जलने लगा है। आसपास के लोगों की बकबक भी उसने अपमानित कर रही थी, जिससे उसे समर से और भी नफरत हो गई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कमीने, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? अब तू एक बदसूरत मौत मरेगा। वहीं उसकी बात सुनकर समर का चेहरा भी ठंडा पड़ गया। सुहाना चुपचाप मरना चाहती थी, यहां तक कि उसे गालियां देने की हिम्मत भी की, लेकिन तभी एक बिना शब्द कहे समर ने उसके चेहरे पर दर्जन थप्पड़ मार दिए। उसके गाल और सूज गए, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से सुअर के जैसा हो गया था। सुहाना के मुंह के कोने से खून भी निकलने लगा। उसने समर को देखा और वो एकदम चौंक गई। उसके सामने वाला लड़का बहुत ज्यादा बेरहम था। जब भी उसका मन करता और वो चेहरे पर थप्पड़ मारने लगता। तभी समर ने बड़ी सी मुस्कान के साथ अपना सिर अलिस्का की तरफ घुमाते हुए कहा, सासू माँ, मैं आपके लिए खड़ा हूं। क्या मैं इस महिला को और सबक सिखाऊं? कियारा इस समय समर से नाराज थी। उसे माफ करने को तैयार नहीं थी। वो अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करना चाहता था
कि वो उसकी समर के जाकर कियारा के पास तारीफ करे। अलिस्का चुप रही और उसने गुस्से में कुछ नहीं कहा। हालांकि उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव तो जरूर थे। हालांकि उसे किसी लड़के को किसी महिला को मारते देखना पसंद भी नहीं था। फिर भी वो सुहाना जैसी घटिया लड़की को सबक तो सिखाना चाहती थी। ये सब सोचते हुए अलिस्का ने ठंडे स्वर में कहा, समर, ये कियारा ही थी जिसने मुझे उस औरत को निपटने के लिए कहा था। उसने कहा था कि उसे यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके पति को गलत कहे। उसकी बात सुनकर समर खुश हो गया। उसने थोड़ा खुश होते हुए कहा, सासू माँ, क्या कियारा ने मुझे माफ कर दिया? अलिस्का ने तुरंत नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कियारा ने तुम्हें माफ नहीं किया। बात बस इतनी सी है कि तुम उसके पति हो और वो दूसरी औरतों को तुम्हें ऐसे धमकाता हुआ नहीं देख सकती। हालांकि समर को इस बात का दुख हुआ कि कियारा ने उसे माफ नहीं किया, लेकिन उसने अपनी सासू माँ को सुहाना से निपटाने के लिए भेजा, जिससे उसे पता चला कि कियारा अब भी उसकी परवाह तो करती ही है, और वो खुश हो गया था। तभी सुहाना ने समर की तरफ देखकर गुस्से में कहा, समर, मैं नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर की पत्नी हूं। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। मेरे पति तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। लेकिन समर ने थोड़ा उपहास भरी आवाज में कहा, हम्म, अगर तुम्हारा पति बिलाल अहमद मुझे ढूंढने भी आएगा तो वो उसको ढूंढने के लिए जाऊंगा। आखिर अपनी कमजोर मेडिकल स्किल्स के साथ वो नेशनल मेडिकल एसोसिएशन का डायरेक्टर कैसे बन गया? उसकी बात सुनकर सुहाना का चेहरा उदास हो गया। उसने गुस्से में कहा, समर, मेरे पति की नॉलेज को पूरा देश मानता है। तुम उनके स्किल्स का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? इंडिया में बिलाल अहमद देश के सबसे फेमस लोगों में से एक था। नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर के रूप में उसने कई लोगों की बीमारियों को ठीक भी किया था। वो कई लोगों के संरक्षण में भी था। इसके अलावा बिलाल अहमद ने एंशियंट फाइटर परिवार और सेक्ट के कई लोगों को ठीक भी किया था। इन पावरफुल लोगों के साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे। उसका बेटा सुमीर अहमद इन्हीं एंशियंट परिवारों में से एक में प्रैक्टिस भी कर रहा था। यहाँ तक कि हाई हेवन किंगडम लेवल तक भी वो पहुंच चुका था। दुर्भाग्य से समर ने उसे एक ही बार में हरा दिया था। आसपास के लोग भी समर को मजाक भरी नजरों से देख रहे थे। वो ये सोचकर नासमझ थे कि इंडिया में बिलाल अहमद के कई समर्पित प्रशंसक थे, क्योंकि उसने अपनी मेडिकल स्किल से कई लोगों की जान बचाई थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि बिलाल अहमद के सिद्धांत केवल अमीर और ताकतवर लोगों का ही इलाज करते हैं। वो केवल उन्हीं लोगों को बचाता है जो उसे पैसा देते हैं, गरीब को नहीं। वो एंशियंट मार्शल आर्ट परिवार और सेक्ट के अफसरों और लोगों को इलाज करता है, यानी कि वो व्यक्ति जो ताकतवर था। इंडिया में बिलाल अहमद की सफलता का एकमात्र कारण और प्रेस का प्रचार भी था। उसने मीडिया को अपनी मेडिकल स्किल्स और अपने नेक चरित्र और घायल को ठीक करने के जज्बे के बारे में बेवजह खबरें देने के लिए मोटी रिश्वत भी दी थी। जो लोग उसे सचमुच जानते थे वे उसकी असलियत पहचानते थे। सच तो यह था कि वो बेशरम धोखेबाज था। अपनी उसने पहले ही मास्टर मुकेश सिंघाई को नेशनल मेडिकल एसोसिएशन से निकालकर धोखा दिया। उसने तो अपने ही मालिक को जहर भी दे दिया था। वो अंदर से बहुत दुष्ट था। समर ने ठंडी हंसी के साथ सुहाना से कहा, सुहाना, वापस जाओ और अपने पति बिलाल अहमद से कहो मैं उसके मेडिकल स्किल्स को चैलेंज देता हूं। वो समय और स्थान तय कर ले। ये सब सुनकर सब के सब लोग दंग रह गए थे। हालांकि राकेश सिंघाई भी ये सुनकर बड़ा चौंक गया था। आखिर क्या करेगा अब समर? जैसे समर ने चैलेंज तो दे दिया था, क्या वो उसे हरा भी पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।